Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 6 की हिस्ट्री है चैप्टर नंबर 9 एंड इस चैप्टर में अभी हम न्यू किंगडम्स एंड अलोंग द कोस्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हम नए उन किंगडम्स की बात करेंगे जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर में आते हैं। तो वो नए किंगडम जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास स्टैब्लिश हुए थे, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट के सदर्न हाफ की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड इसके अलावा हिल्स हैं, प्लेट्योज हैं एंड रिवर वैलीज हैं। ठीक है, क्या समझे कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसके अगर हम सदर्न हाफ की बात करें, मतलब साउथ एरिया की बात करें, तो यहाँ पर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, हिल्स हैं मतलब पहाड़ हैं, पठार है मतलब प्लेट्योज हैं, इसके अलावा रिवर वैलीज हैं। अब देखो, जो रिवर वैलीज यहाँ पर हैं, उन रिवर वैलीज में से कावेरी नदी के आसपास वाला जो एरिया है ना, वो बहुत फर्टाइल है। अब आपको पता है ना, जो नदी वाला एरिया होता है, नदी के आसपास वाला जो एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। अब फर्टाइल का मतलब क्या है कि जितनी अच्छी सॉइल फर्टाइल होगी उतना ही अच्छा वहाँ पर प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का, राइट। तो ये जो सदर्न हाफ में रहने वाले जितने भी चीफ्स एंड जितने भी किंग्स थे, ये लोग काफ़ी अमीर हो गए थे, काफ़ी पावरफुल हो गए थे, क्योंकि इन्होंने रिवर वैलीज एंड कोस्ट एरियाज़ को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये चीफ एंड किंग्स किस तरीके से इतने रिच एंड पावरफुल हुए, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, रीज़न ये है, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने रिवर वैलीज एंड कोस्ट लाइन एरियाज़ को कंट्रोल किया हुआ था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, रिवर के आसपास वाला एरिया जैसे मैंने बताया मोस्ट फर्टाइल होता है। तो जितना अच्छा फर्टाइल एरिया होगा वहाँ पर सोइल की फर्टिलिटी देखो अच्छी होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा, मतलब फसलें अच्छी उगाई जाएंगी। तो कल्टीवेशन क्या होगा, अबंडेंट मात्रा में होगा। अब कल्टीवेशन अच्छा हो खासा होगा तो क्या होगा, उससे रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू किसके पास आएगा, फार्मर के पास आएगा। अब इस रेवेन्यू में से फार्मर टैक्स देंगे, तो जितना अच्छा रेवेन्यू उतना अच्छा खासा टैक्स दिया जाता था, किसको, राजा को। अब राजा के पास जितना अच्छा टैक्स आएगा, जितना पैसा आएगा, उस हिसाब से वो अपना किंगडम चलाएगा। अगर अच्छा खासा टैक्स आएगा तो राजा रिच भी होगा, पावरफुल भी होगा और वो किंगडम भी प्रॉस्परस होगा, क्योंकि राजा इस टैक्स का कुछ पैसा जो है किंगडम पर भी लगाता है और बहुत सारी चीज़ों पर लगाता है, आर्मी मेंटेन करता है, अपनी जनता की सुरक्षा करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम राजा के होते हैं। अब आई बात समझ में कि सदर्न हाफ एरिया में जितने भी रहने वाले चीफ्स एंड किंग्स थे वो काफ़ी रिच एंड पावरफुल थे। रीज़न क्या था, क्योंकि इन्होंने रिवर वैलीज एंड कोस्ट एरिया को अपने कंट्रोल में कर रखा था। एंड कोस्ट एरिया के बारे में अभी हमने तो बात की थी, आपको याद हो, यहाँ पर अभी हमने ऊपर जो है यहाँ पर बात की थी। क्या होता था, यहाँ पर सामान को अनलोड किया जाता था, यहीं से सामान भेजा भी जाता था और यहीं पर सामान कोस्टल एरियाज पर लाया भी जाता था। ठीक है, संगम पोएम्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो देखो, जो संगम पोएम्स हैं इनमें ना एक मूवेंदार करके वर्ड मेंशन है। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, मूवेंदार, मूवेंदार। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये जो है मूवेंदार, ये एक तमिल वर्ड है, ये भी पता होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 चीफ्स। चीफ्स का मतलब होता है मुखिया, 3 मुखिया। ठीक है, तो मूवेंदार का मतलब है 3 चीफ्स, दैट मीन्स मुखिया। और ये मूवेंदार वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, 3 रूलिंग फैमिलीज के लिए। तो वो रूलिंग फैमिलीज कौन सी थी, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब ये जो तीनों किंगडम थे ये साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूप से सामने आए थे। मतलब ये जो किंगडम थे ना, जैसे कि ये रूलिंग फैमिलीज बता रखी हैं, तो इनका अपना अपना किंगडम था। तो इनका जो किंगडम था ना वो काफ़ी पावरफुल था तीनों का। ठीक है, और ये कह सकते हो कि तीनों ही जो है ना साइमल्टेनियसली रूल कर रहे थे, हालांकि इनके बीच में फ्रिक्शन होते रहते थे। ओके, तो ये जो है ना ये एरिया, सॉरी, ये जो किंगडम है ये डेवलप हुआ कुछ लगभग 2300 साल पहले। ओके, तो आपको ध्यान रखना, मूवेंदार वर्ड जो है ये तमिल है, तमिल वर्ड है। एंड इसके अलावा ये चेराज, चोलाज एंड पांड्याज के लिए 3 रूलिंग फैमिलीज के लिए यूज किया जाता है। मूवेंदार वर्ड का जो मेंशन है वो कहाँ किया गया है, संगम पोएम्स में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, इन तीनों ही चीफ के अपने अपने अलग अलग 2 पावरफुल सेंटर होते थे। ठीक है, जैसे कि
चोलाज की अगर हम बात करें, चेराज की बात करें, पांड्याज की बात करें, तो तीनों के ही अपने अपने दो पावरफुल सेंटर थे। तो एक सेंटर इनका कहाँ होता था, इनलैंड पर, एंड दूसरा सेंटर ऑन द कोस्ट। ऐसे ही अदर जो ये किंगडम है, ठीक है, तो इनके अपने अपने टू पावरफुल क्या थे, सेंटर थे। तो एक इनलैंड पर एंड दूसरा ऑन द कोस्ट। अब इनलैंड का मतलब क्या हुआ कि जहां ये रहते थे वहां का जो सेंट्रल पार्ट था वहां पर इनका एक पावरफुल सेंटर होता था। ऑन द अदर हैंड जिन कोस्ट लाइन पर ये रहा करते थे वहां पर भी ये कंट्रोल किया करते थे, क्योंकि कोस्ट एरियाज पर जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, ट्रेडिंग अच्छी खासी मात्रा में होता है, तो इसीलिए भी ये इस एरिया को कंट्रोल करते थे और यहां पर भी इनका सेंटर होता था। ठीक है, जैसे कि ऐसे अगर हम लगाएं तो यहां पर देखो, एक सेकेंड मैं दोबारा बनाती हूं। जैसे कि देखो यहां पर चेराज, यहां पर पांड्याज, यहां पर चोलाज। दैट मीन्स कि किस तरीके से जो है ये तीनों किंगडम थे। एक तो इनका इनलैंड में सेंटर होता था और एक कोस्ट लाइन के पास, कोस्ट एरिया में, ठीक है, यहां पर भी इनका पावरफुल सेंटर होता था। तो ये दोनों जगह जो है ना कंट्रोल किया करते थे, इनलैंड पर भी एंड ऑन द कोस्ट एरियाज पर भी, राइट। ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, चेराज, पांड्याज एंड चोलाज, दैट मीन्स किस तरीके से आप याद रखेंगे, यहां पर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब ये जो 6 सिटीज थी, अब कहोगे आपकी 6 सिटीज कैसे हुई, जैसा कि मैंने बताया कि चोलाज के भी दो, चेराज के भी एंड पांड्याज के भी, इन सभी के दो दो पावरफुल सेंटर थे, तो कुल मिलाकर कितने हुए, 6 सिटीज हो गई। तो ये 6 सिटीज जो थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हमने देखो पुहार के बारे में पढ़ा ही था प्रीवियस वीडियो में। तो पुहार जिसे हम कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, कावेरी पट्टनम क्यों कहते हैं, देखो कावेरी जो कि एक रिवर है, कावेरी नदी, ठीक है, इसीलिए इसे कावेरी पट्टिनम भी कहा जाता है। एंड पट्टिनम वर्ड जो है वो पोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो पुहार जो है ना, इसका जो एक नाम है वो है कावेरी पट्टनम। तो कावेरी पट्टनम जो है ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कावेरी नदी पर है, एंड पट्टिनम का मतलब है ये पोर्ट एरिया हो गया। तो कावेरी पट्टिनम जो कि चोलाज का पोर्ट था, और चोलाज के बारे में ना आप 7th क्लास में भी जाके बड़े अच्छे से पढ़ोगे। एंड मदुराई, मदुराई कौन सा प्लेस था, मदुराई में जाकर सभी अलग अलग पॉइंट्स ने बैठकर मिलकर एक असेंबली करके संगम लिटरेचर तैयार किया था, ठीक है ना। अब ये जो मदुराई है ये पांड्याज की कैपिटल थी। तो यहाँ पर आपको देखो याद क्या क्या रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना, अगर चोलाज की बात पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है चोलाज का जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो था पुहार और कावेरी पट्टिनम, ठीक है। एंड अगर पांड्याज की बात की जाए तो आपको टिक करना है मदुराई पर, ठीक है। मदुराई जो है वो पांड्याज की कैपिटल थी।
द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि ये जो तीनों चीफ थे ये रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, इंस्टेड ये क्या करते थे, ये गिफ्ट की डिमांड करते थे एंड लोगों से गिफ्ट को रिसीव किया करते थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ये जो तीनों चीफ्स थे ये लोग रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करने की बजाय लोगों से गिफ्ट की डिमांड करते थे एंड लोगों से गिफ्ट रिसीव किया करते थे। इसके अलावा ये मिलिट्री एक्सपेडिशंस पर चले जाते थे। मिलिट्री मतलब जो इनकी आर्मी है, आर्मी के साथ ये बाहर निकल जाते थे अभियान के लिए, और कहीं पर अगर लड़ना होता था तो वहाँ पर लड़ भी लेते थे, एरियाज को कैप्चर कर लेते थे। ठीक है, इसके अलावा ये नेबरिंग एरिया से ट्रिब्यूट को कलेक्ट किया करते थे एंड हम ऑलरेडी ट्रिब्यूट के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, एक नजराना होता है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना एक बार। ओके, अब देखो ये जो तीनों चीफ्स थे ना, ये लोग क्या करते थे, ये लोगों से गिफ्ट रिसीव किया करते थे, ट्रिब्यूट को रिसीव किया करते थे रादर देन कलेक्टिंग द रेगुलर टैक्स। अब इनके पास जितना भी वेल्थ इकट्ठा हो जाता था, इन तीनों ही मुखिया के पास जितना वेल्थ इकट्ठा होता था उसमें से कुछ हिस्सा तो ये अपने पास रख लेते थे, इसके अलावा कुछ पार्ट ये अपने सपोर्टर में बांटते थे या अपने फैमिली मेंबर्स में, सोल्जर्स में, पोइट्स के बीच में बांट दिया करते थे। ठीक है, मतलब जैसे अगर सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि इन्होंने अगर 100 रुपये कमाए होंगे, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ मैं, तो 100 रुपये में से जैसे कि 50 अपने पास रख लिए एंड जो 50 बच गए वो इधर उधर बांट दिए। तो ऐसा हिसाब होता था इन तीनों चीफ्स का। ठीक है, बहुत सारे पोइट्स की कंपोजिशन हमें संगम कलेक्शन में पाई जाती है, जिसमें ऐसी पोएम्स को कंपोज किया गया था जिसमें इन पोइट्स ने अपने अपने चीफ को प्रेज किया हुआ था। ठीक है, तो देखो क्या होता था, जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा कि ये चीफ जो है ना, ये कुछ चीज़ें ऐसे बांट देते थे फैमिली में, सोल्जर्स में, सपोर्टर में एंड पोइट्स में। तो इन पोइट्स को बहुत महंगी महंगी चीज़ें इन चीफ से मिल जाया करती थी, जैसे कि ये चीफ्स अपने अपने पोइट्स को जैसे कभी कभी प्रीशियस स्टोन देते थे, गोल्ड देते थे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स, ये सब गिफ्ट जो है पोइट्स को मिला करते थे अपने अपने रिस्पेक्टिव चीफ से, मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिव मुखिया से। ठीक है, अब जिन पोइट्स को ये सामान मिलता था तो वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र संगम पोएम्स में किया है, जहां पर उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव चीफ को प्रेज करके कहा है कि मेरा जो मुखिया था वो इतना महान था, उन्होंने इस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया, इस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया, ये हमें चीज़ें दी, वो हमें चीज़ें दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे कि प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स, फाइन क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें इन पोइट्स को मिली एंड पोइट्स ने इन सभी चीज़ों का जिक्र जो है वो संगम कलेक्शन में किया हुआ है। ठीक है, अराउंड 200 ईयर्स लेटर एक डायनेस्टी आती है, दैट वाज सातवाहनाज। सातवाहनाज का मेंशन हमारे पुरानाज में भी देखने को मिलेगा, तो हमारे पुरानाज में इनको आंध्राज करके मेंशन किया गया है। सातवाहनाज जो है ये काफ़ी पावरफुल जो है किंगडम बना, जो वेस्टर्न इंडिया की तरफ स्टैब्लिश था। और वैसे ये अगर इसकी बात की जाए ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो आज के टाइम पर मॉडर्न डे में जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, वहाँ तक का एरिया जो है सातवाहनाज के अंडर में आता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे सातवाहनाज के वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंड गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। तो इसका मतलब आप समझे कि गौतमी बालाश्री के जो सन थे उनका नाम गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। अब गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के आगे जो ये गौतमी है ना, ये इनकी मदर से ही आया है। अब जो इनकी मदर थी गौतमी बालाश्री, ये इंस्क्रिप्शन जो है कंपोज किया करती थी, तो हमें गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में इन इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है जो उनकी मदर ने कंपोज की थी। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो थे ये सतवाहनाज के रूलर थे। अब इनको ना लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ भी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। अब दक्षिण पथ का मतलब क्या हुआ, देखो दक्षिण का मतलब साउथ एंड पथ का मतलब एक रास्ता, एक वे। ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिण पथ का मतलब एक ऐसा रूट जो साउथ की तरफ जाता है। जैसे कि सपोज करो अगर किसी को साउथ में आना है तो साउथ में आने के लिए उन्हें सतवाहनाज का रीजन क्रॉस करना पड़ता था, तो इसीलिए सतवाहनाज किंगडम के जो रूलर थे उनको कहा जाता था लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, क्योंकि अगर कोई भी दक्षिण में आना चाहता था, साउथ में आना चाहता था, तो उनको इनका एरिया क्रॉस करना पड़ता था, बीच में इन्हीं का रूट जो है लेना पड़ता था, तो इसीलिए इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ कहा गया, मतलब दक्षिण पथ का स्वामी कहा गया। ठीक है। एंड ये जो दक्षिण पथ है ये पूरे एंटायर सदर्न रीजन के लिए यूज होता था। अब जो ये गौतमीपुत्र श्री सत्यकर्णी हैं, इन्होंने अपनी आर्मीज को ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट पर भेजा था। हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाकर और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो जितना अभी मैं बता रही हूँ उस हिसाब से हम करते चलेंगे ताकि आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब जो ये आगे वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।